हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम द्रव्य का तापीय गुण पढ़ रहे थे। आज द्रव्य के तापीय गुण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होती है समझेंगे और इसको मैं दो भाग में कराऊंगा आपको। कैलोरीमेट्री क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलोरीमेट्री। यह एक ऐसी युक्ति है ऐसी युक्ति जिसका उपयोग ऊष्मा मापन में किया जाता है। ऊष्मा मापन में किया जाता है। कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है, कैलोरीमेट्री एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग हम ऊष्मा मापन में करते हैं। कैसे करना है अभी हम सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ने जरूरी हैं। इस कैलोरीमेट्री को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जरूरी हैं, जिसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो है मेरा विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है समझते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 4.2 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें इस पानी को कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, 4.2 जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी। मतलब अगर 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो इतनी ऊष्मा मुझे देनी पड़ेगी। जब तक इतनी ऊष्मा नहीं मिलेगी पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा नहीं। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर की स्पेसिफिक हीट, कॉपर में यानी कि तांबे की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, वो होती है 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमें ये मान याद रखने पड़ेंगे? नहीं, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ये मान आपको दिए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या समझ में आया कि किसी भी कॉपर के 1 ग्राम कॉपर का ताप अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो आपको कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, 0.4 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी। इन दोनों बातों से हमें क्या समझ में आया, इन दोनों बातों से यह समझ में आया कि अगर कॉपर का तापमान 1 ग्राम बढ़ाना है, कॉपर का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, उसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, तो आपको बहुत कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है और पानी का द्रव्यमान 1 ग्राम है तो आपको 4.2 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी कि अगर यहां से कुछ बात इंपॉर्टेंट निकाल के आता हूं कि इस पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा। जब आप इस पानी को ऊर्जा दोगे तो सबसे पहले ये ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। क्यों करेगा, जब तक ये पहले आपने मान लो 1 जूल ऊर्जा दी, फिर धीरे धीरे 2 जूल हुई, फिर धीरे धीरे 3 जूल हुई, फिर धीरे धीरे 4 जूल हुई। जब तक 4 जूल ऊर्जा हो रही थी तो वो पानी क्या कर रहा था, उस ऊष्मा का अवशोषण कर रहा था। कब तक, जब तक इसकी ऊष्मा 4.2 जूल नहीं हो गई। जैसे ही उसका ऊष्मा 4.2 जूल हो गई तो इसने क्या किया, इसका तापमान कितने से बढ़ गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। वहीं अगर मैं कॉपर में बात करूं तो कॉपर में मात्र 0.4 जूल ऊष्मा देने से ही उसका तापमान क्या हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखो तो ये तब तक ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है जब तक इसकी ऊष्मा 4 जूल ना हो जाए। यानी कि ये क्या कर रहा है, 4 जूल तक ऊष्मा का धारण कर रहा है। यानी कि अगर यहां से एक बात निकाल के बताता हूं, ध्यान रखना, अगर जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी, जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी, ध्यान देना,
जिस पदार्थ की विशेष ऊष्मा ज्यादा होगी वो अच्छा अवशोषक होगा, वो अच्छा अवशोषक होगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। क्योंकि जब तक ऊर्जा 4 जूल तक नहीं जाएगी तब तक वो पानी गर्म नहीं हो पाएगा, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ नहीं पाएगा। ये अच्छा अवशोषक नहीं होगा क्योंकि इसको मात्र 0.4 जूल चाहिए। 0.4 जूल होती है इसका तापमान क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। इसका मतलब जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी, विशिष्ट ऊष्मा कम होगी, ध्यान देना, वो एक अच्छा चालक होगा। क्या होगा, अच्छा चालक होगा। अतः अगर मैं यहाँ पे दोनों पदार्थ के बीच में पूछूं कौन अच्छा अवशोषक है और कौन अच्छा चालक है, तो आपको सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए कि इसको 4.2 जूल ऊर्जा चाहिए, इसको 0.4 जूल ऊर्जा चाहिए, यानी कि तुरंत ऊष्मा को ले लेगा और तुरंत ऊष्मा को लेकर इसका तापमान क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ गया इसका मतलब ये अच्छा चालक है। इन दोनों का अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों का अगर आप ध्यान से देखो, इसकी ऊर्जा है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में सी किसका कम, इसका सी बहुत कम है, इसका सी बहुत ज्यादा है, इसका सी बहुत कम है, इसका सी बहुत ज्यादा है, यानी कि ये तुरंत ऊर्जा लेगा और गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये एक अच्छा चालक है, ये एक अच्छा चालक है। और ये तब तक ऊर्जा लेता रहेगा जब तक ये 4.2 जूल तक नहीं बदल जाए। इसका मतलब ये ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, या ऊष्मा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, यानी कि एक अच्छा अवशोषक हो सकता है। तो इन दोनों को कंपैरिजन करके आप बता सकते हो कि कौन अच्छा चालक है और कौन अच्छा अवशोषक है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही है। चलो, अब ये तो बात हुई इसको समझने की, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है मैं इसको समझाता हूं। परिभाषा क्या है, देखो इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा क्या कहती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा की बात करूं तो ये देखो, विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा क्या कहता है, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा क्या कहती है, किसी पदार्थ का तापमान, ये कहता है कि अगर किसी पदार्थ का तापमान किसी 1 ग्राम पदार्थ का तापमान, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, दी गई आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, दी गई आवश्यक ऊर्जा की मात्रा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। ये देखिए, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। समझते हैं कैसे, अभी ये सारी बात मैं लिख चुका हूं, कहलाती है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा मैंने, किसी 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। इसको सी से लिखते हैं, स्मॉल सी से। क्या कहता है, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या बोला, किसी पदार्थ 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, किसी 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू बराबर mc डेल्टा टी, और यहां पर क्यू क्या है, ऊष्मा है। क्यू किसको दिखाती है, यहाँ पे क्यू किसको दिखाती है, क्यू दिखाती है ऊष्मा को, एम किसको दिखाता है, एम दिखाता है द्रव्यमान को, एम दिखाता है द्रव्यमान को, ठीक है। और सी क्या है, ये होती है विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। और टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, टी क्या है, डेल्टा टी क्या है, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर मैं इसकी इकाई पूछूं, इसकी इकाई होती है, देखो जो इसकी इकाई अगर मैं पूछूं आपसे तो ऊष्मा की इकाई कई होती है, एक तो होती है जूल, अगर मैं ग्राम की बात कर रहा हूं तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड,
जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि उष्मा की मात्रा जूल होती है, ये द्रव्यमान ग्राम है, ये पर डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर किलोग्राम में भी लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदला जा सकता है। इसके अलावा इसकी एक इकाई और होती है कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। अब इसका मतलब है जूल और कैलोरी दोनों में हो सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहां से एक बात है कि उष्मा का मात्रक जूल और कैलोरी दोनों होता है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि एक जूल में कई बार मैं बता भी चुका हूं पहले भी कि 4.2 कैलोरी होती है। एक जूल में सॉरी एक मिनट गलती हो गई, मैं ये कह रहा हूं एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। जब भी जूल को कैलोरी में बदलना हो, जब भी जूल को कैलोरी में बदलना हो, किस में बदलना हो, कैलोरी में बदलना हो, तो क्या करना है, जूल का जो भी मान होगा उसको 4.2 से भाग दे दो। जब भी जूल को कैलोरी में बदलना है तो जब भी जूल को कैलोरी में बदलना है तो इसको जूल को किससे भाग देना है, 4.2 से भाग देना, हमेशा याद रखना, भाग करना है, ठीक है। जब भी जूल को कैलोरी में बदलना हो तो क्या करना है, 4.2 से भाग देना है। और उल्टा अगर कैलोरी को जूल में बदलना है, तो 4.2 से गुणा करना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। सर कैसे, एक बार ध्यान देना। अगर मैंने बोला कि 420 जूल है, अगर 420 जूल है उसको कैलोरी में बदलना है, तो मैंने क्या बोला, अगर जूल को कैलोरी में बदलना है तो इसको किस में भाग देना है, किससे भाग देना है, 4.2 से भाग देना है। तो 4.2 से भाग दे दो इसको। तो जैसे ही मैं इसको 4.2 से भाग दे दूंगा तो ये कितना बदल जाएगा, लगभग ये 100 कैलोरी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, 100 कैलोरी बन जाएगा। किस में बदल जाएगा, 100 कैलोरी में। तो इसका मतलब जब भी जूल को कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से भाग दीजिएगा, और कैलोरी को जूल में बदलना है तो 4.2 से गुणा कर दीजिएगा। अब मैं कहता हूं 100 कैलोरी को जूल में बदलो, तो इसको 4.2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 4.2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, ये वापस बदल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे, समझ में आएगी सारी बातें। अच्छा, यहां एक बात और याद रखना कि जो विशिष्ट उष्मा है, विशिष्ट उष्मा धारिता किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी एक पदार्थ के लिए क्या होती है, नियत होती है। विशिष्ट उष्मा धारिता किसी पदार्थ के लिए, कोई भी पदार्थ की बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने पानी की बात की, मान लो मैंने क्या की, पानी की बात की, मैंने तांबे की बात की, मैंने सोने की बात की, मैंने पारे की बात की, किसी भी पदार्थ की बात की, तो उसकी विशिष्ट उष्मा धारिता किसी भी पदार्थ के लिए क्या होती है, वो नियत होती है। क्या होती है, नियत होती है, फिक्स होती है, नियत होती है, मतलब उसका मान बदल नहीं सकता है। जैसे मैंने कह दिया कि पानी की विशिष्ट उष्मा धारिता 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब अगर पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है और पानी 1 ग्राम है तो उसको 4.2 जूल मुझे देना ही पड़ेगा। 4.2 जूल क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखिएगा। अगर मैंने बोला कि कॉपर की विशिष्ट उष्मा धारिता 0.4 जूल है तो कॉपर को मुझे 0.4 जूल देना पड़ेगा अगर 1 ग्राम कॉपर का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहता हूं। इसका मतलब विशिष्ट उष्मा धारिता किसी पदार्थ के लिए नियत होता है, ये किसी पदार्थ का गुण होता है। हर पदार्थ का अलग अलग गुण होता है, तो हर पदार्थ के लिए विशिष्ट उष्मा धारिता क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि विशिष्ट उष्मा धारिता का मान पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। विशिष्ट उष्मा धारिता का मान पदार्थ के द्रव्यमान पर धारिता का मान पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट बात जो है, क्योंकि अगर मान लो मैं कहता हूं मेरे पास 1 किलो पानी है, 2 किलो पानी है, 5 किलो पानी है, लेकिन उसकी विशिष्ट उष्मा धारिता 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मैंने कहा मेरे पास 1 टन कॉपर है, 100 किलो कॉपर है, 1000 किलो कॉपर है, लेकिन उसकी विशिष्ट उष्मा धारिता तो 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगी। चाहे 1 ग्राम कॉपर हो, चाहे 1000 ग्राम कॉपर हो, चाहे 1000 किलोग्राम कॉपर हो,
विशेष ऊष्माधारिता किसी पदार्थ का गुण होता है, वो बदलता नहीं है, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको विशेष ऊष्माधारिता के बारे में मालूम होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हम विशेष ऊष्माधारिता को एकदम अच्छे से समझ सके, क्योंकि विशेष ऊष्माधारिता अगर हम समझ लेंगे तो हमें आने वाले समय में कैलोरीमेट्री पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं एकदम बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट एक और बात कह देता हूं कि कैलोरी जो विशेष ऊष्माधारिता तभी उपयोग लेते हैं हम लोग जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है या घटता है। जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है या घटता है तो हम कौन सा उपयोग लेते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता का उपयोग लेते हैं। आइए क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन की तरफ देखें, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे अभी देखते हैं। देखो ये कहता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब कोई भी पानी है, ठीक है। पानी कितना है, 2 ग्राम है, ठीक है। 2 ग्राम पानी के लिए हमें कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। 2 ग्राम पानी है और उसका तापमान कितना बढ़ाना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ताप बढ़ाने के लिए कौन सी जरूरत होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता की। अब देखो इन्होंने बोला है कि पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता दे रखी है। पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें 4.2 जूल चाहिएगा। उसी तरह 2 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना चाहिएगा, इस हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं। हमने बोला कि आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने देखा था कि जो सूत्र पढ़ा था, सूत्र हमने क्या पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के लिए डेल्टा क्यू बराबर हमने पढ़ा था mc डेल्टा टी, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि पानी का द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 ग्राम। ये लो 2 ग्राम पानी का द्रव्यमान दे रखा है, 2 ग्राम, ठीक है। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि तापमान किसका बढ़ाना है, पानी का बढ़ाना है। कहां से कहां तक बढ़ाना है, 10 से 40, यानी कि पानी को गर्म करना है। तो विशिष्ट ऊष्मा कितनी दे रखी है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड गुणा गुणा तापमान कितना बढ़ाया, 10 से 40 चला गया, तो 40 में से कितना माइनस कर दूंगा, 10 माइनस कर दूंगा, उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे किया मैंने, 2 गुणा 4.2 गुणा 30, ठीक है। तो 30 दुना कितना हो गया, 60 इंटू 4.2, यहां से पॉइंट उड़ाएंगे नीचे आएगा 10, 10 छक्का 60 हो जाएगा, 6 दुना 12, 1 6 छक्का 24, 1 25, 252 जूल ऊष्मा की जरूरत होगी। और अगर इसको कैलोरी में निकालना है, अगर इसको कैलोरी में निकालना है तो 252 को 4.2 से मल्टी गुणा भाग दे दो, तो जो भी उत्तर आएगा वो किस में आ जाएगा, कैलोरी में आएगा, क्योंकि जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भाग देते हैं। तो ये दोनों बातें ही आपको याद रखनी है। तो समझ में आ रही है बात कैसे किया है मैंने, एकदम आसानी से, एकदम अच्छे से समझ में आ गई बात, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन और देखते हैं। 10 ग्राम बर्फ को -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म की जाने वाली क्या की है तक गर्म करने में दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमें बर्फ की क्या मालूम होनी चाहिए, बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बर्फ का तापमान कहां से कहां लेना पड़ेगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेना पड़ेगा। अब मान लेता हूं एक बार मैं मान लेता हूं कि बर्फ की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है, बर्फ की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो मान लेता हूं मैं 0.5 कैलोरी पर 0.5 सॉरी बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है 331 लगभग 3.31 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो ये है बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब आप क्या करना चाहते हो कि 10 ग्राम बर्फ को -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना चाह रहे हो, गर्म करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो, -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना चाह रहे हो, गर्म करना चाह रहे हो। क्लियर है, यानी कि इसका तापमान बढ़ाना चाह रहे हो। कहां से कहां तक जाना चाह रहे हो, -20 से कहां जाना चाह रहे हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि इसके तापमान में आप बढ़ोतरी करना चाह रहे हो, कितना 20। मैंने क्या बोला था, जब भी तापमान में बढ़ोतरी करना हो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बराबर mc डेल्टा टी। ये लो भैया हमने लगाया,
एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। तो कैसे निकालना है, एम कितना है 10 ग्राम पानी है, ठीक है, इनटू सी कितना है 3.31 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको दे रखा होगा मान, यहाँ पे नहीं आया लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये मान आपको दे रखा होगा। इनटू तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, तापमान में कितना बड़ा परिवर्तन कितना हुआ 20 का हुआ, सीधा सा समझ लो, सीधा समझ लो 20 का तापमान हुआ। क्यों, फाइनल टेम्परेचर 0 माइनस का 20, तो तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, ध्यान से देखो तो प्लस का 20 हुआ या नहीं हुआ, ठीक है सर हो गया। तो चलो 10 गुणा 3.31 गुणा 20 यानी कि 20 × 200, 200 गुणा 3.3 ले लेता हूं तो 33 दूना 66, 6600, यहां से बचा 10 तो बटा 10, 1 से 1 गया तो कितनी बन गई 606 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर इस जूल को कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। एकदम आसान है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसी के बीच में अगर मैं इसी के बीच में एक क्वेश्चन की बात करूं, अगर देखो इसी के बीच में मैं आपको बता देता हूं कि कैलोरीमेट्री के अंदर कैलोरीमेट्री में कुछ चीज बता देता हूं मैं धीरे धीरे सारी चीजें। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या होता है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या होता है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या होता है। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत ये कहता है कि जब दो चीजों को अलग अलग ताप पे मिश्रित किया जाता है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत पढ़ लेते हैं पहले। देखो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या कहता है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत ये कहता है कि जब दो पदार्थों को अलग अलग तापमान पर मिश्रित किया जाता है, जब दो पदार्थों को अलग अलग तापमान पर, पदार्थों को जो अलग अलग तापमान पर हैं, अलग अलग तापमान पर हैं को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो मिलाया जाता है तो क्या होता है कि एक वस्तु जो उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से कहां होता है, निम्न ताप की ओर होता है। यानी कि एक वस्तु उष्मा त्यागती है और दूसरी वस्तु उष्मा ग्रहण करती है। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक उष्मा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का तापमान क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। वापस सुनिएगा मेरी बात कि ये जो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या कहता है, कैलोरीमेट्री कहता है कि अगर आप दो वस्तुओं को एक साथ मिलाते हो और दोनों का तापमान अलग अलग है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर तापमान का प्रवाह और उष्मा का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का तापमान समान ना हो जाए। यानी कि एक वस्तु उष्मा त्यागेगी और दूसरी वस्तु उष्मा ग्रहण करेगी। तो जब क्या होगा, एक वस्तु द्वारा त्यागी गई उष्मा, एक वस्तु द्वारा त्यागी गई उष्मा बराबर क्या लिख सकता हूं, बराबर दूसरी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई उष्मा, दूसरी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई उष्मा। और ऐसा मानना है, ग्रहण की गई उष्मा, और इस दौरान हमें ऐसा मानना है कि वातावरण में उष्मा की हानि नहीं हो रही है। इस दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मानना है, इस दौरान इंपॉर्टेंट ये मानना है कि उष्मा की कोई हानि नहीं हो रही है, उष्मा की कोई हानि नहीं हो रही है, केवल उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, कोई हानि नहीं है, केवल उष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। कैलोरीमेट्री एक सिद्धांत में कार्य करती है कि जब दो अलग अलग पदार्थों को अलग अलग तापमान पर मिक्स किया जाता है तो एक उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ उष्मा का प्रवाह होगा, और ये प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का तापमान क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। इसके बारे में अभी हम क्वेश्चन देखेंगे आराम से, पर ये मानिएगा कि उष्मा की कोई हानि नहीं हो रही है। तो एक वस्तु त्याग करेगी, दूसरी वस्तु उष्मा ग्रहण करेगी। इसका मतलब एक वस्तु ठंडी होगी और एक वस्तु गर्म होगी, ठीक है। सामान्यतः उष्मा कौन त्याग करता है, हॉट बॉडी मतलब जो वस्तु गर्म होती है वो उष्मा का क्या करेगी, त्याग करेगी, और जो वस्तु ठंडी होगी वो उष्मा का क्या करेगी, ग्रहण करेगी। और ठंडी कौन होगी, कोल्ड बॉडी होगी। तो ये उष्मा लेगी और ये उष्मा देगी, और तब तक देती रहेगी, तब तक देती रहेगी, कब तक देती रहेगी, ये देती रहेगी तब तक जब तक दोनों का तापमान समान ना हो जाए, ठीक है, दोनों का तापमान समान ना हो जाए, ठीक है। तो तरीका क्या होता है, मैंने बताया था उष्मा का, Q बराबर mc डेल्टा टी। तापमान में परिवर्तन जब भी होगा विशिष्ट उष्माधारिता वाला सूत्र लगाना है, ठीक है।
जब भी वो तापमान में परिवर्तन होगा विशिष्ट उष्माधारिता वाला सूत्र लगाना है। जो बात कह रहा हूं उसको सिस्टम में पढ़ते जाइए, सारी चीजें सीक्वेंस में पढ़ते जाइए, सारी बातें आपको समझ में आने लग जाएगी। क्वेश्चन लेके समझते हैं, इसको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ग्राम कॉपर के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। ये कॉपर की विशिष्ट उष्मा दे रखी है, ये वाली कॉपर की विशिष्ट उष्मा दे रखी है, और ये वाली कॉपर की विशिष्ट उष्मा दे रखी है, और ये पानी की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है मुझे पता है, आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 0.0 ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 80 डिग्री पानी, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है। पानी का देखो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे करना होता है, क्वेश्चन करना होता है, तरीका क्या होता है, एक तरफ लिख दो तुम हॉट बॉडी, हॉट बॉडी मतलब जो गर्म है हॉट बॉडी, और एक तरफ तुम लिख दो तो कोल्ड बॉडी, एक तरफ तुम क्या लिख दोगे कोल्ड बॉडी, या सर ठीक है, एक तरफ हॉट बॉडी और एक तरफ क्या लिख दिया मैंने कोल्ड बॉडी। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद क्या करना है, एक तरफ हॉट बॉडी और एक तरफ कोल्ड बॉडी। अच्छा हॉट बॉडी कौन है, जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो हॉट बॉडी जिसका तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा किसका है, ध्यान से देखेंगे तो तापमान ज्यादा किसका है, पानी का तापमान ज्यादा है, तो पानी हॉट बॉडी, ठीक है। वाटर यहाँ पे कौन है, हॉट बॉडी है, और कॉपर क्या है, कॉपर है यहाँ पर कोल्ड बॉडी, ठीक है, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है। अब चलो मुझे बताओ पानी का द्रव्यमान कितना है, पानी का द्रव्यमान है 10 ग्राम, ठीक है। ओके, पानी का तापमान कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल सही है, और ये पानी का तापमान है, ओके। और पानी की विशिष्ट उष्मा दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा इसका तापमान बोला, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है 50 ग्राम, ओके सर। इसका तापमान कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके ठीक है। और इसकी कॉपर की दे रखी है 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। समझिएगा इस बात को समझिएगा, क्या कहना चाहता है कि देखो ये दोनों बॉडी को मिक्स किया गया है, किसी पदार्थ में कैलोरी मिट्टी के अंदर जो युक्ति है उसके अंदर डाल दिया गया, तो ये हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है। अब उच्च जो उष्मा जिसकी जो गर्म वस्तु है और जो ठंडी वस्तु है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तक उष्मा का प्रवाह होगा, कब तक प्रवाह होगा, जब तक दोनों का तापमान समान ना हो जाए। अब मान लेता हूं मैं इसका ये प्रारंभिक तापमान है, ये भी इसका प्रारंभिक तापमान है। अब सिंपल सी बात है, जब हॉट बॉडी गर्म बॉडी को, कोल्ड बॉडी को, यानी कि जो गर्म वस्तु है ठंडी वस्तु को अपनी उष्मा देगी, तो इसका तापमान गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, इसका तापमान कुछ कम हो जाएगा, 80 से गिर के कुछ कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन जब ये उष्मा इसको देगी तो इसका तापमान बढ़ेगा, और ये 80 से बढ़कर कुछ और हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये 80 से बढ़कर कुछ और हो जाएगा, हाँ या ना बोलोगे। और कब तक होता रहेगा, जब तक उष्मा का प्रभाव तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों टेम्परेचर एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। भाई ये गिरेगा तापमान, ये बढ़ेगा, कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक दोनों का तापमान समान ना हो जाए, यानी कि अंतिम ताप दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसका तापमान गिरेगा, इसका बढ़ेगा, कब तक गिरता रहेगा, जब तक दोनों का अंतिम ताप क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो इसका मतलब उष्मा जो कैलोरीमीटर का सिद्धांत क्या कहता है, एक वस्तु द्वारा त्यागी गई उष्मा और दूसरी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई उष्मा क्या होनी चाहिए, बराबर, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। इंग्लिश में बोलते हैं एक वस्तु द्वारा त्यागी गई उष्मा और दूसरी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई उष्मा क्या करनी है, बराबर करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही पढ़ना है, mc डेल्टा टी बराबर mc डेल्टा टी। लेकिन बस इतना बात ध्यान रखना है कि यहां से यहां उष्मा का प्रवाह होगा। अब जरा देखिएगा, सिंपल सी बात है, इसका पानी का कितना है, यहाँ पे 10 ग्राम पानी है, स्पेसिफिक हीट कितनी है पानी की, 4.2 है, ध्यान दीजिएगा, इनटू, अच्छा इसका अंतिम ताप डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, तापमान में अंतर, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। अब सिंपल सी बात है कि जो इसका अंतिम ताप है वो कम हो जाएगा, अंतिम ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका अंतिम ताप कम हो जाएगा, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 80 में से टी। भाई अंतिम ताप कम हो जाएगा और बड़े ताप को आगे रखना है, छोटे ताप को पीछे रखना है, ठीक है, ओके ठीक है, अंतिम ताप इसका कम हो जाएगा। यहां पे देखो, यहाँ पे ये क्या है 50 ग्राम, 50 गुणा 0.4। अच्छा इसका अंतिम ताप क्या हो जाएगा, इसका अंतिम ताप 10 से बढ़ जाएगा, ये लो बढ़ जाएगा, ये लो बढ़ जाएगा, बढ़ गया, माइनस प्रारंभिक ताप कितना था, 10 था, इनटू डेल्टा टी हो गया।
अब मेरी बात इंपॉर्टेंट सुनना कि यहाँ पे तापमान गिरा है बड़े में से छोटा, यहाँ का जो तापमान होगा वो 10 से बढ़ेगा तो बड़े में से छोटा, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, ध्यान रखना बड़े में से छोटा घटाना है। यहाँ तापमान गिरेगा तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा रहेगा, तो बड़े में से छोटा घटाना है। प्लस माइनस मत देखना, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना। तो यहाँ पे देखो ये है, इसका तापमान बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा तो बड़े में से छोटा घटाना है, बस ये ध्यान रखना। प्लस माइनस में हमेशा प्लस ही रखना है, प्लस माइनस में तापमान में जो अंतर है उसको हमेशा प्लस में रखना क्वेश्चन करते टाइम में, बस और कुछ याद नहीं रखना। तो चलो देखें, गुणा कर देते हैं 10 ग्राम इंटू 4.2 यानी कि 42 गुणा 80 माइनस टी बराबर 50 चौके 20, यहां से गया 10, ये 5 चौके 20 और ये बना टी माइनस 10। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा 8 गुना 16 का 6 हासिल लगी 1, 8 चौके 32 और 1 33, 160 माइनस 42 टी बराबर 20 टी माइनस 200, इसको इधर ले आओ 3360 60 प्लस 200 बराबर कितना हो गया 42 टी प्लस 20 टी। तो यहां के मैं कह सकता हूं 33 2 3560 बराबर 62 टी, हाँ या ना। तो टी का मान कितना हो गया 3560 बटे 62, भाग दे दीजिए, लगभग 6 6 का 36, लगभग 60 डिग्री के आसपास उत्तर आ जाएगा, लगभग 60 डिग्री के आसपास उत्तर आ जाएगा, लगभग बता रहा हूं। अब भाग दे के देख लीजिएगा, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, एकदम आसान है। कैलोरीमीटर का सिद्धांत यूज करना है कि एक वस्तु उष्मा त्यागेगी, दूसरी वस्तु उष्मा ग्रहण करेगी। जो वस्तु गर्म होगी वो उष्मा त्यागेगी, जो वस्तु ठंडे होगी वो उष्मा को लेगी। बस तापमान में अंतर याद रखिएगा, जो तापमान बड़े में से छोटा घटाना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तापमान को हमेशा प्लस में रखना है। यहाँ तापमान कम होगा तो ये बड़ा है ये छोटा, यहाँ तापमान बढ़ेगा तो ये बड़ा है और ये छोटा है, बस और कुछ याद नहीं रखना, क्वेश्चन कर डालना है। ठीक है, आइए अब देखो एक फ्रिज, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फ्रिज 100 वाट ऊर्जा का निष्कासन करता है, 100 वाट की दर से, ऐसा लिख सकते हैं इसको अच्छे से, 100 वाट की दर से ऊर्जा का निष्कासन प्रति सेकंड करता है, प्रति सेकंड करता है, ऊर्जा का निष्कासन प्रति सेकंड करता है, लिखा हुआ ये बिल्कुल, ऊर्जा का निष्कासन प्रति सेकंड करता है। ऊर्जा का निष्कासन W बटा टी प्रति सेकंड, ऊर्जा होती है W प्रति सेकंड, W बटा टी, ये बराबर बन गया P। यानी कि जो मान दे रखा है ये 100 वाट जो दे रखा है ये शक्ति का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है, शक्ति का। तो अगर ये इतनी ऊष्मा का निष्कासन करता है तो पानी को कितना, पानी को 30 डिग्री से, मान लो यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 ग्राम पानी है, 10 ग्राम पानी को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, एक फ्रिज का काम क्या होता है, फ्रिज का काम होता है कि किसी भी वस्तु को ठंडा करना। यानी कि जैसे मान लो आपने शिकंजी बनाई, नींबू पानी बनाया और फ्रिज के अंदर रख दिया, उस समय पानी का तापमान ज्यादा था, थोड़ी देर बाद पानी क्या होता है, शिकंजी ठंडी हो जाती है, नींबू पानी ठंडा हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जो नींबू पानी ने उष्मा दी, उस उष्मा को किसने लिया, फ्रिज ने लिया। तो फ्रिज ने क्या किया, उस उष्मा का अवशोषण किया और नींबू पानी ने उष्मा निष्कासित की। यानी कि एक वस्तु ने उष्मा निष्कासित की और दूसरी वस्तु ने उष्मा को ग्रहण किया। यानी कि यहां पर नींबू पानी ने उष्मा क्या करी, नींबू पानी ने उष्मा का उत्सर्जन किया, उष्मा निष्कासित की, और फ्रिज ने वो उष्मा क्या कर दी, ग्रहण कर ली। फ्रिज ने उष्मा क्या कर ली, ग्रहण कर ली। ठीक है, उष्मा ग्रहण कर ली। कहने का मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि और फ्रिज ने उस उष्मा को लेकर बाहर निकाल दिया, फ्रिज ने उस उष्मा को ग्रहण करके क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब फ्रिज ने कितना काम किया, फ्रिज ने जो उष्मा उत्सर्जन करके बाहर निकाली और वही उष्मा किसने दी थी, पानी ने दी थी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पूछूं उष्मा का कार्य क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल का मतलब उष्मा होता है। W बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, P इंटू टी लिख सकता हूं। तो यहां देखो P कितना है 100 इंटू टी, मान लो ये काम करने में कितना समय लगा, उसको T समय लगा, मुझे समय नहीं पता, ये इतना ही पूछा है कि 30 डिग्री से 5 डिग्री तक ठंडा करने में कितना समय लगेगा। जितना फ्रिज उष्मा निकालेगा
और उष्मा निकालने में लगने वाला समय हमने निकाल लिया यहाँ पे कि इसको उष्मा निकालने की दर 100 वाट प्रति 100 वाट है, या हम कह सकते हैं 100 जूल प्रति सेकेंड है। क्या कह सकते हैं? 100 जूल प्रति सेकेंड है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि उष्मा निकालने की दर 100 जूल प्रति सेकेंड है, ठीक है ना, यानी कि 1 सेकंड में 100 जूल निकाल रहा है। तो 2 सेकंड में कितना जूल निकालेगा? 200 जूल। 3 सेकंड में 300 जूल, 4 सेकंड में 400 जूल, 3 सेकंड में कितना निकालेगा? 100 इंटू 2 जूल। इतनी ऊर्जा ये निकालेगा। तो ये इतनी ऊर्जा निकालेगा कहां से? कोई तो देगा। ये नींबू पानी ने इसको उष्मा दी। तो नींबू पानी ने कितनी उष्मा निकाली? mc डेल्टा टी, इतनी उष्मा निकाली, और ये इतनी उष्मा इसने लेके वातावरण में छोड़ दी। तो देखो नींबू पानी कितना है? 10 ग्राम है, 10 ग्राम, ठीक है। पानी का क्या होता है? 4 नींबू पानी है, पानी में गिना जाएगा। नींबू पानी को पानी ही समझ सकते हो। 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड गुणा तापमान में परिवर्तन कितना हुआ? 30 डिग्री से 5 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री से 5 डिग्री का मतलब 25 डिग्री तापमान कम हुआ है, ठीक है। इसने निष्कासन किया है और इसने उष्मा को लिया, लेके क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया 100 इंटू टी, ठीक है। मुझे यही निकालना है कि ये उष्मा निकालने में इसको कितना समय लगा। किसको? फ्रिज को इतनी उष्मा बाहर निकालने में कितना समय लगा। या मैं ऐसा पूछूं कि इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने में फ्रिज को कितना समय लगा, ये समय यहां से सीधा निकल जाएगा। तो 10 गुणा 42 गुणा 25 बटा 10 बराबर 100 गुणा टी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, फ्रिज से संबंधित क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही करना है आपको। W इंटू टी बराबर MC डेल्टा टी लगाइएगा, क्वेश्चन सीधा हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 गया, ठीक है। तो 42 गुणा 25 बटा 100 बराबर टी। 25 चौका 100, 4 धाई 40, तो लगभग टी बराबर 10 सेकेंड आंसर आया। यानी कि कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड लगेगा। किसको? पानी को अपना तापमान 30 से 5 डिग्री लाने में कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड लगेगा, और 10 सेकेंड में ये फ्रिज उसको ठंडा कर देगा, अगर फ्रिज का पावर इतना है। अगर फ्रिज का पावर बढ़ जाएगा तो ये समय भी क्या लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि पावर जितना जल्दी बढ़ेगा, मतलब जितना जल्दी ये ठंडा कर पाएगा उसका समय उतना ही कम होता जाएगा, और जितना जल्दी ठंडा कर पाएगा इसका मतलब पावर बढ़ाना पड़ेगा। अगर पावर मान लो 100 से 200 जूल कर दो तो टाइम आधा लगेगा, 200 से 400 जूल कर दो तो टाइम 1/4 लगेगा। तो जितना ज्यादा शक्ति होगी उतना ही कम टाइम लगेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सिंपल सा तरीका है कि एक वस्तु उष्मा निकालेगा, दूसरा वस्तु उष्मा लेगा। फ्रिज ने क्या किया? P बराबर W/T। W क्या होता है? कार्य होता है, या उष्मा होती है W इंटू टी। ये T निकालना है, सीधा इसके बराबर कर दो, उत्तर निकाल लो। एकदम आसान है, एकदम आसान है। उम्मीद कर रहा हूं एकदम बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। देखो ठीक है, एकदम क्लियर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर एक और टॉपिक विशिष्ट उष्माधारिता का, उष्माधारिता का टॉपिक है। एक टॉपिक छोटा सा और पढ़ते हैं। क्या है? एक टॉपिक छोटा सा और पढ़ते हैं, ये वाली बात समझ में आई। एक टॉपिक होता है उष्माधारिता। उष्माधारिता क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल कैपेसिटी। देखो उष्माधारिता क्या होती है? अभी हमने पढ़ी थी विशिष्ट उष्माधारिता, अब पढ़ते हैं उष्माधारिता। उष्माधारिता क्या होता है? उष्माधारिता कहते हैं कि किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? उष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्माधारिता। अब देखो उष्माधारिता और विशिष्ट उष्माधारिता में क्या फर्क है हम अभी समझते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल कैपेसिटी। समझिएगा स्टूडेंट कैसे लिखते हैं इसको। देखो विशिष्ट उष्माधारिता क्या बोला था कि किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, वहां पर हमने पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ले ली थी और उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता थी। यहां पूरे पदार्थ का ताप, यहां किसी 1 ग्राम की बात नहीं कर रहा,
यहां मैं कह रहा हूं कि पूरे पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, पूरे पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा की मात्रा। वहां पे बोला था कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी जाने वाली उष्मा की मात्रा। लेकिन मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, पूरी वस्तु का, जो पूरी वस्तु है उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई आवश्यक उष्मा की मात्रा। मैंने कहा 1 किलोग्राम कॉपर को गर्म करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, तो वो मात्रा कहलाती है उष्माधारिता। इसको लिखते हैं कैपिटल सी से। किसे लिखते हैं? कैपिटल, वो स्मॉल सी था, ये कैपिटल सी है। इसका फॉर्मूला m इंटू सी, और सी क्या होती है? विशिष्ट उष्माधारिता उस पदार्थ की क्या होती है? विशिष्ट उष्माधारिता होती है। जैसे मैंने बोला कि एक किलोग्राम कॉपर की उष्माधारिता निकालनी है। 1 किलोग्राम कॉपर की उष्माधारिता निकालनी है। तो ध्यान देखो, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। और कॉपर की विशिष्ट उष्मा क्या होती है? कॉपर की विशिष्ट उष्मा बताया था 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इसको लगभग कितना करना पड़ेगा? 400 जूल उष्मा की आवश्यकता होगी पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। यानी कि अगर 1 किलोग्राम कॉपर की उष्माधारिता निकालनी है, यानी कि 1 किलोग्राम कॉपर का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 400 जूल उष्मा देनी पड़ेगी। कितनी उष्मा देना पड़ेगी? 400 जूल उष्मा देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पे 1 किलोग्राम की जगह मैं कहता हूं 10 ग्राम, अगर 10 ग्राम कॉपर की बात करूं तो 10 गुणा 4.2 सॉरी 10 गुणा 0.4 तो 10 गुणा 0.4 का मतलब हो गया 4। यानी कि अगर 10 ग्राम कॉपर का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, 10 ग्राम कॉपर का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो कितनी उष्मा देनी पड़ेगी? 4 जूल। यानी कि उसकी उष्माधारिता कितनी है? 4 जूल है। क्या है? 4 जूल है। ये इंपॉर्टेंट बात, पर डिग्री सेंटीग्रेड, 4 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितने? 10 ग्राम कॉपर का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए मुझे 4 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड उष्मा देनी पड़ेगी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊर्जा बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा देनी पड़ेगी? 4 जूल। यानी कि जो विशिष्ट उष्माधारिता और उष्माधारिता में अंतर है, उस विशिष्ट उष्माधारिता पदार्थ की निश्चित मात्रा के लिए परिभाषित की जाती है, जबकि उष्माधारिता किसी भी पदार्थ के किसी भी द्रव्यमान के लिए परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब हमने ये देखा कि m का मान बदलने पर, द्रव्यमान का मान बदलने पर उस वस्तु की विशिष्ट उष्माधारिता का मान बदलता है। m का मान बदलने पर उष्माधारिता का मान बदलता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि जो उष्माधारिता है, सुनना मेरी बात, जो उष्माधारिता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, लेकिन विशिष्ट उष्माधारिता वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है कि देखो m का मान बदलते ही विशिष्ट उष्माधारिता का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? देखो उष्माधारिता का मान बदल रहा है या नहीं बदल रहा, लेकिन विशिष्ट उष्माधारिता का मान m बदलने से नहीं बदला। चाहे मैं 1 किलोग्राम कॉपर ले लूं, चाहे 1 ग्राम कॉपर ले लूं, विशिष्ट उष्माधारिता 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी, लेकिन उष्माधारिता का मान द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे द्रव्यमान चेंज हो रहा है, उष्माधारिता का मान बदल रहा है। ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। बताओ किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है? ये उष्माधारिता है, ठीक है। अब देखो कैसे, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, अच्छा सा एक, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। 100 ग्राम पानी की उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। देखिए 100 ग्राम पानी की उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। 100 ग्राम पानी की उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। देखो 100 ग्राम पानी की उष्माधारिता का मतलब थर्मल कैपेसिटी, और मैंने बताया तो थर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है m गुणा सी। सी क्या होता है? विशिष्ट उष्माधारिता। और इसको हमने बोला था उष्माधारिता।
अब पानी की विशेष उत्पादकता मुझे पता है, वो होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ नहीं करना, कितने ग्राम पानी है, 10 ग्राम पानी है, उसकी विशेष उत्पादकता क्या आती है, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से 44.2 गया तो कितना निकल गया, 42 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये विशेष उष्माधारिता निकल गया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा कितनी है, 42 जूल है। ये इससे हमें पता चलता है। तो कितना आसान है क्वेश्चन को करना, कितना आसान है क्वेश्चन को करना, एकदम आसान है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये कैलोरीमेट्री का एक भाग था जो हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चल के मैं अगले भाग में आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें किस तरीके से फेज चेंज होती है, अवस्था में परिवर्तन, और अवस्था में परिवर्तन होने के बाद किस तरीके से हमें क्वेश्चन को निकालना है, किस प्रकार से तापमान में परिवर्तन होता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि यहां तक मैंने आपको जो बातें बताई है एकदम आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है या कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। आपका कोर्स एकदम टाइम बाउंड, मैं आपको जल्दी से जल्दी आपका कोर्स ये लेवल कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद एक चैप्टर और होगा थर्मोडायनेमिक्स, बस वो करते ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जल्द ही आपकी टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस चैनल। ओके, थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।